लोग कंडीशनल फॉग और गॉग पढ़ेंगे, यानी कुछ कंडीशंस दिया रहेगा, एक या दो या तीन, और उस हिसाब से हम लोग फॉग और गॉग निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज कंपोजिट फंक्शन हो सके ख़त्म हो जाए। एनसीईआरटी के भी सारे सवाल हम बना दिए। एनसीईआरटी का सवाल मिक्स करके दिया हुआ, रिलेशन और फंक्शन दोनों। तो हम फंक्शन बताए हैं, रिलेशन लास्ट में बताएंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, वो लास्ट में जब एग्जाम्स का बारी आएगा उस समय बताएंगे। अभी फंक्शन पे फोकस कर रहे हैं, तो फंक्शन का क्वेश्चन उसमें चुन करके हम सब बना दिए हैं। आज मिसलेनियस भी बना देंगे। और 25 के आसपास जो है वो कोचिंग का ऑफिस खुल जाएगा, तो 5 या 6 तारीख तक रिस्ट्रिक्शन है। उस दौरान ऑफिस वर्क थोड़ा बहुत होगा और छोटा छोटा बैचेस करने का प्लान है, जिस तरह से गवर्नमेंट का आ रहा है नॉर्म्स। तो बहुत जल्दी कोचिंग खुलने की संभावना बन रही है। 25 तारीख से ऑफिस खोल देंगे। ठीक है, तो जिसको जो प्रॉब्लम होगा या आगे का फॉर्मेलिटीज़ वगैरह आप लोग पूरा कर सकते हैं। और 5 से 6 तारीख के आसपास, मतलब सितंबर में इस बात की पूरी संभावना है कि कोचिंग खुल जाए। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तब तक 11th का या वो सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे जो प्लेटफॉर्म टॉपिक्स है, और 12th के जितने भी टॉपिक है सारे हम लोग क्लासरूम में ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स है जब एक्स 0 से बड़ा या बराबर है, 1 माइनस एक्स है जब एक्स 0 से छोटा है। तो बाई बराबर एफ के अंदर एफ यानी फॉफ ऑफ एक्स आपको निकालना है। तो यहाँ दो परिस्थितियाँ हैं, एक परिस्थिति ये है और एक परिस्थिति ये है। तो दोनों परिस्थिति में दो अलग अलग कंडीशंस दिए हुए, तो दोनों हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर 3 कंडीशन होता तो 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सब ध्यान रखोगे, ये सब मेन है। केस फर्स्ट, एक्स 0 से बड़ा या बराबर। तो क्योंकि एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, एफ के अंदर एफ एक्स अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। जो हम कंडीशन लेकर के चले हैं उसमें एफ एक्स का क्या वैल्यू है, एक्स 0 से बड़ा या बराबर लेकर के चल रहे हैं, तो एफ एक्स का क्या वैल्यू है, 1 प्लस एक्स है, यानी कि एफ एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इधर अंदर एफ एक्स है 1 और एफ एक्स का मान इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये वाला मान है, इसलिए दोनों में वो मान बढ़ेंगे। और जहां जहां एफ एक्स है वहां का डोमेन भी बदलेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार। तो इसको हम लोग एफ के अंदर एफ एक्स अगर करेंगे 2 प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि इस कंडीशन में 0 माइनस 1 है, इस कंडीशन में ये है, ये है, ये वाला ऑप्शन गलत है। क्यों? ये ओरिजिनल डोमेन देखिए, ओरिजिनल डोमेन x 0 से बड़ा या बराबर है, इसमें x 0 माइनस 1 से छोटा है, माइनस 1 से छोटा, तो इसमें तो आएगा ही नहीं। तो ये वाला गलत हो गया।
और ये वाला फंक्शन को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, इतना दूर तक हमको फंक्शन नहीं लेना पड़ेगा, तब इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल डोमेन जितना है ना उतना ही दूर तक हमको फंक्शन चाहिए। तो ये तो है ही नहीं, ये वाला हो सकता है एफ के अंदर एफ एक्स बराबर 2 + x, और x का मान कहाँ से कहाँ तक आया है, 0 से बड़ा या बराबर। केस सेकेंड, x 0 से छोटा है तो fx आपके पास है 1 + x 1 - x, f के अंदर fx है ठीक है। यहाँ कौन सा वैल्यू बढ़ाएगा, fx 0 से छोटा, ये वाला वैल्यू बढ़ाएगा 1 - x 1 - x, जहां fx की जगह वो वैल्यू बढ़ेंगे, सब जगह वो वैल्यू बढ़ेंगे। fx 2 - x x से छोटा, x से बड़ा, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व किए तो अब हम लोग फिर से देखेंगे, आपके पास ओरिजिनल डोमेन दिया हुआ है 0 से छोटा, और आप जो कंडीशनल जो दो डोमेन आपका डिराइव होकर आया है, तो एक आया है 1 से छोटा या बराबर, और एक आया है 1 से बड़ा। तो इसका सीधा सा मतलब ये पोर्शन नहीं चाहिए, ये पोर्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो कॉमन आएगा वही डिस्कस करेंगे। तो ये पोर्शन आएगा नहीं, तो ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि 1 से बड़ा है, हमको 0 से छोटा चाहिए, तो ये वाला फंक्शन जो है 1 से छोटा है, तो इसका कुछ हिस्सा काट देंगे तो इसमें आ जाएगा, यानी कि f के अंदर fx जो है वो आ जाएगा 2 - x, जब x 0 से छोटा हो जाए। अब 1 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 के लिए f के अंदर fx 2 + x 2 - x, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन IIT पूछा हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, f के अंदर fx निकालना है, खाली एक चीज एडवांटेज इसमें बढ़ा हुआ क्या है, इसमें ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए केस फर्स्ट, x 0 से 2 के बीच में, तो fx है 1 + x 3 - x, f के अंदर fx है fx हो जाएगा फिर आगे बढ़ाइए, fx का मान कितना है इस केस में,
1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स एफ के अंदर एफ एक्स 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स माइनस एक से एक घटाए एक से 2। अब जरा चेक करके देखिए 0 1 माइनस 1 2। तो ओरिजिनल आपका डोमेन 0 से 2 के बीच में है ना, ये ओरिजिनल डोमेन जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है एफ एक्स का, और ये कंडीशन है -1 से 1 के बीच में, और ये कंडीशन आया है 1 से 2 के बीच में। ये वाला तो वैलिड है, और इसका ये रीजन हमको नहीं चाहिए। ये रीजन कौन सा? ये रीजन हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अब एफ के अंदर एफ एक्स 2 प्लस एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक आएगा? 2 प्लस एक्स में ये 2 प्लस एक्स का ये वाला है ना, इसमें यहाँ से यहाँ तक का 0 से 1 तक का पोर्शन सही है, ये वाला पोर्शन हमको हटाना है, यानी कि 0 से 1 2 माइनस एक्स 1 से 2, ये तो पूरे सही है क्योंकि इसका कोई भी पोर्शन इस डोमेन से बाहर नहीं जा रहा है। इस डोमेन से जो ओवरलैप करेगा वही पोर्शन लिखेंगे। अब अगर पूरा का पूरा अगर हट जाएगा तो उस फंक्शन को छोड़ देंगे क्योंकि डिफाइन नहीं हो पाएगा। और किसी का पार्शियली आने के छोटा सा टुकड़ा अगर सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे -1 से 1 के बीच में बोल रहा है, लेकिन मेरा ओरिजिनल डोमेन 0 से 2 तक है, तो 0 से 1 तक तो डिफाइन हो ही सकता है, इसलिए इसका कंडीशन बदल दिया, -1 से 1 के जगह 0 से 1 कर दिया। यही कर रहे हैं, पीछे वाला भी क्वेश्चन में यही किए थे। केस सेकेंड, x 2 से 3 तक है, अगर 3 फंक्शन रहेगा तो 3 फंक्शन यूज करेंगे। x 0 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, f के अंदर fx है 1 प्लस fx 3 माइनस fx, fx 2 से 3 के बीच में। अब यहाँ इस कंडीशन में fx का क्या मान है, देखिए ध्यान से, 3 माइनस एक्स, f के अंदर fx हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स 0 से 2, 3 माइनस एक्स 2 से 3। f के अंदर fx 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 8। f के अंदर fx 4 माइनस एक्स, 1 से 3 माइनस 1 से 1। ठीक है, अब जरा सेट करके देखिए ओरिजिनल डोमेन पे, तो कितना हो जाएगा, -1
1 2 3, आपका ओरिजिनल डोमेन ये है 2 से 3। ये बोल रहा है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, तो ये तो ऐसा ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसके डोमेन में आना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। और ये बोल रहा है 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, तो ये वाला पोर्शन आपका फेल्ड है, ये पोर्शन आप लिख सकते हैं। तो इसको, इसका पार्शियल हिस्सा यानी कि f के अंदर fx कितना हो जाएगा, 4 - x, x 2 से 3 के बीच में, y बराबर f के अंदर fx है, यानी y बराबर ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 + x 2 - x 4 - x, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जीरो 1 2 3 4, -4। देखो 0 से 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 पे वैल्यू भरोगे 2 + 0 2, 0 पे वैल्यू भरोगे 2, ठीक है, और 1 पे वैल्यू भरोगे 3, 1 पे वैल्यू भरोगे 3, ये हो जाएगा। 1 ओपन है, 1 पे वैल्यू भरोगे 2 - 1, 1, 1 पे वैल्यू भरोगे 2 - 1, 1, अब 2 पे वैल्यू भरोगे 2 - 2, 0, ठीक है, और 2 पे वैल्यू भरोगे 4 - 2, 4 - 2, 2 हो जाएगा, ओपन इंटरवल है, ये ओपन है इसलिए ओपन लिखे। अब 3 पे 4 - 1, 3, देखो चूंकि स्ट्रेट लाइन था इसलिए डायरेक्ट बना दिए, इसमें स्ट्रेट लाइन था, दोनों किनारा पहले पुट कर दिए, दोनों पॉइंट चाहिए, तो 0 पुट किए तो 2 + 0, 0 पे 2 आ गया, 1 पुट के 2 + 1 आ गया, मिला दिए इसको, ठीक है, 2 - 1, 1, 2 पुट के 2 - 2, 0, 4 - 2, 2, 4 माइनस, ठीक है,
अब ये देखिए आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए कितना आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, और ये सब चीज़ें इंटीग्रेशन वगैरह बहुत जगह पूछ देगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूछ देगा कि कितना जगह डिसकंटिन्यूअस है। तो आप जनरल मैथमेटिक्स से आप कंटिन्यूटी निकालिएगा तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है 1 2, ठीक है, इस इंटरवल में 2 जगह टूट चुका है। तो ये बहुत आसान है। अगर आपको फंक्शन शुरू में आप पढ़ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा, क्योंकि आप ये सारे कॉन्सेप्ट नए हैं। लेकिन धीरे धीरे आप इसको जैसे जैसे समझते चले जाइएगा ना, तो आगे का मैथमेटिक्स ये बहुत आसान कर देगा, बहुत ज़्यादा। और बच्चों से गलती क्या होता है ना, शुरू में आसान पढ़ते हैं वो, आगे चल के इतना जटिल हो जाता है कि उनसे चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाता है। आप इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाइएगा तो शुरू में आपको कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कोरिलेट होगा चीज़ें तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इसमें बोल रहा है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, जी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, एच जो है नेचुरल नंबर से रियल नंबर है, एफ एक्स 2x है, जी वाई 3y + 4 है, और एच जेड जो है वो साइन जेड है, एक्स वाई जेड एन में है। तो साबित करो एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ, एच ऑपरेशन जी एक साथ, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको साबित करना है, ठीक है। तो एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ एक्स अगर होगा तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको जी ऑपरेशन एफ लिखना होगा सबसे पहले इसके लिए। तो जी ऑपरेशन एफ एक्स अगर करेंगे तो जी के अंदर एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान कितना है 2x, जी वाला कौन सा है ये, यानी कि 2x + 4 6x + 4। और अब h ऑपरेशन g ऑपरेशन f करेंगे तो h के अंदर g के अंदर fx ये बोल रहा है। तो इस हिसाब से h और इसका मान तो हम निकाले हैं 6x + 4, और h वाला जो है साइन के टर्म में जा रहा है, साइन 6x + 4। तो h ऑपरेशन अगर g करेंगे x, h के अंदर gx, h gx कितना हो जाएगा 3x + 4, और इसमें क्या हो जाएगा h है sin 3x + 4, और इसमें fx लगाना है हमको, ठीक है। इसी फार्मूला में g ऑपरेशन x है, उसी में x अगर लगाना है तो g ये है, तो g ऑपरेशन h ये वाला फंक्शन है ना, तो इसमें f है ना, f का वैल्यू लगाना है। तो ये तो 2x है, यानी हर एक x के जगह 2x वैल्यू भरना है। 6x + 4 from 1 and 2, h ऑपरेशन g ऑपरेशन x हटा दीजिए, ठीक है। फॉर ऑल x नेचुरल नंबर, इसमें कुछ था खाली लिखा हुआ था उतना भयानक,
डायरेक्ट वैल्यू भरने पे डायरेक्ट आंसर आ रहा था। तो अगर आप फंक्शन ढंग से पढ़िएगा ना तो इसका जो चक्रव्यूह में फंसिएगा नहीं, और ढंग से नहीं पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। उसमें था कुछ खाली वैल्यू पुट करते चल जाना था, LHS RHS बराबर आ जाना था, कुछ तो था नहीं इसमें। नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन भी NCERT में है। f x से y की ओर जा रहा है, g y से z की ओर जा रहा है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो गॉफ भी इन्वर्टिबल होगा, ये आपको साबित करना है। ठीक है। इसमें क्या है, f इज इन्वर्टिबल, इसका सीधा सा मतलब है f इज 1 1 and on 2। g is invertible, g is also 1 1 and on 2। इसका सीधा सा मतलब 1 1 and on 2। Invertible। Now इनवर्स कैसे निकलता है? अगर हम f इनवर्स को IX साबित कर दे, यानी x ला दे, आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, ये फंक्शन का इनवर्स चाहिए, ये इसको हम क्या किए, सिंस composite function is associative, चूंकि कंपोजिट फंक्शन एसोसिएटिव होता है इसलिए इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, जगह नहीं बदलेंगे, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन f इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन जो है उसको हम हटा सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी है, GOI को हम डायरेक्ट G लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से G इनवर्स लिख सकते हैं, Y आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ऐसा इसलिए कि GOI अगर लिखा हुआ है तो I का मान यहाँ x ही है, तो ये तो GX होगा ही, तो G तो है नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं। वापस से आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। मतलब हम लोग पढ़े हैं कल के क्लास में, लास्ट क्लास में, कि G इनवर्स जो रहेगा वो आइडेंटिटी ऑफ x, आइडेंटिटी x का मतलब आपको बताए थे डायरेक्ट वही फंक्शन आ जाना। आइडेंटिटी ऑफ x चूंकि आ गया, आइडेंटिटी ऑफ x कब आता है, जब दो फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है f इनवर्स G इनवर्स इज इनवर्स ऑफ GOF, इसका मतलब GOF ठीक है, रूट। ये सब भी साथ में साइड में लिखते चलिएगा। अब देखिए होता क्या है ना कि हम लोग NCERT के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा आसान मान लेते हैं, जबकि उसका सही या सटीक सॉल्यूशन फंक्शंस का लिखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो पूरी तरह लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है। जो NCERT 12th का दिया हुआ है
वो फंक्शंस के क्वेश्चन, खासकर फंक्शन AOD सब का बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यही सब क्वेश्चन आपका 12th बोर्ड में आता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार होता है कि बच्चे सब कुछ जानते हैं, रिवर्स रूल होता है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ दिया तो आप बता नहीं पाएंगे, जबकि आपको इस तरह से पीछे के थ्योरम के अनुसार आगे की ओर बढ़ना होगा। एकदम सिंपल है, लेकिन अगर आप समझेंगे तभी सिंपल है। ठीक है, चूंकि थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है इसलिए फंक्शंस लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते, छोड़ देते हैं, जबकि कैलकुलस का सारा गूढ़ रहस्य जो है वो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो फंक्शन और लिमिट्स में ही है। उसके बाद बाकी सारे टॉपिक्स जो है इसी के धीरे धीरे करके एप्लीकेशंस है। मेन टॉपिक यही है। ठीक है, इसमें आपको शुरू में जितने भी बच्चे हैं उनको परेशानियां होना है, शुरू शुरू में सबको परेशानी होता है, तो आपको इन परेशानियों को झेलना है और उसके बाद साथ साथ जो है ना इसको बनाते चलना है। जब आगे चल के कोरिलेट होने लगेगा ना, तब आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा फायदे में है। अब बाकी जो हड़बड़ा हड़बड़ा करके पढ़ेंगे उनका पूरा नहीं होना है, वो कैलकुलस फंस ही जाना है उनका। नोट कर लो उसको। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए एनसीईआरटी में कितना अच्छा अच्छा सवाल दिया हुआ है। F123 ABC GABC से एप्पल बॉल कैट तक जा रहा है। डिफाइंड F1 A है, F2 B है, F3 C है, GA एप्पल है, GB बॉल है, GC कैट है। तो आपको GFG गॉफ ये सब इन्वर्टिबल होगा, आपको साबित करना है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, वन टू थ्री ABC एप्पल बॉल कैट A गॉफ। यहां साफ तौर पे दिख रहा है F in adjacent diagram based on the condition stated in the question। तो इसके अनुसार डायरेक्ट रूप से हम क्या देख रहे हैं, F is 1 1 and 1 2, इसलिए F इनवर्स इनवर्टिबल, देखिए देखने में ही लग रहा है। G is 1 1 and 1 2 is invertible और is 1 1 and 1 2 इनवर्टिबल। उसमें डायरेक्ट दिख रहा है F1 बराबर A, तो F इनवर्स A बराबर 1, F2 बराबर B, तो F इनवर्स B बराबर 2, C F इनवर्स C बराबर 3, GA एप्पल G इनवर्स एप्पल बराबर A, GB बॉल G इनवर्स बॉल बराबर B, GC कितना कैट, तो G इनवर्स कैट बराबर C। उसमें साफ तौर पे दिख रहा है गॉफ 1 डायरेक्ट एप्पल है, तो इसका सीधा सा मतलब है गॉफ इनवर्स एप्पल बराबर 1, गॉफ
2 बॉल है, तो कॉफ इनवर्स बॉल बराबर 2, कॉफ 3 कैट है, इनवर्स कैट बराबर 3। अब नाउ एफ इनवर्स जी इनवर्स ठीक है, एफ इनवर्स और जी इनवर्स ये 1 आना चाहिए। तो ये एप्पल अगर लेकर के चलेंगे सेम चीज, तब क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स के अंदर जी इनवर्स एप्पल, एफ इनवर्स जी इनवर्स एप्पल कितना है ए, एफ इनवर्स ए कितना है, यहां देखो 1, ठीक है। एप्पल इनवर्स 1, इधर भी इनवर्स, इसका फाइनल इनवर्स का वैल्यू 1 आया। उसी तरीके से एफ इनवर्स जी इनवर्स बॉल, बॉल जी इनवर्स बॉल कितना है B2 आया। एफ इनवर्स जी इनवर्स कैट, जी इनवर्स कैट C3। इसलिए हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे कि देखिए है बराबर सेम। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका टेक्स्ट बुक जो अलग से दिया हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है आसान, लेकिन आसान कब है, जब आपको थ्योरी की अच्छी नॉलेज है तो बहुत आसान है ये, नोट कर लीजिए इसको। देखिए सवाल दिया हुआ है एफ रियल से रियल डिफाइंड सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x + 7, जी रियल से रियल, गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी रियल दे रहा है यानी टोटल x दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि g का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए क्योंकि गॉफ बराबर आई आर दे रहा है, यानी कि g के अंदर x करेंगे, आई आर का मतलब x हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या बताया x, और आई आर का मतलब टोटल रियल नंबर है इसलिए रियल नंबर लिखा हुआ है। g के अंदर एफ एक्स x ठीक है, हाँ g हमको निकालना है, g हमको निकालना है, तो g हो गया 10x + 7 बराबर x 1। फिर से हमको दिया हुआ है कितना, इन द सेंस 1 मिनट, इसको और भी आसानी से बनाया जा सकता है, चूंकि गॉफ और फॉग आई आर दे ही रहा है, इसका मतलब g इज इनवर्स ऑफ f, ये ज्यादा आसान है, उसमें पुट करते तो जरा मुश्किल हो जाता, इनवर्स ऑफ x। तो हमको 1 1 और 1 2 चेक करना है, तो f रियल से रियल दिया हुआ है और एफ एक्स बराबर 10x + 7 दिया हुआ है, तो टेस्ट ऑफ 1 1 कैसे चेक होगा, fx1 fx2 बराबर कितना हो जाएगा 10x1 + 7 10x2 + 7, x1 बराबर x2, टेस्ट ऑफ ऑन टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक 10x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक 10x + 7 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो fx है वो डोमेन रेंज कितना हो जाएगा, रेंज
ऑफ एफ एक्स जो कि कोडोमेन, टोटल रियल से रियल है, कोडोमेन के बराबर है। इसका मतलब एफ इज ऑन टू, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू एफ इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ एफ एक्स बराबर 10x प्लस 7 है, इसको बाई मान करके चलो 10x प्लस 7, तो x का मान बाई माइनस 7 बटा 10, ये क्या हो जाएगा एफ इनवर्स बाई, इसका सीधा सा मतलब एफ इनवर्स x अगर लिखना चाहें ये हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कितना सटीक तरीके से लिखा हुआ था, इनवर्स पूछ रहा था, खाली ये वो लाइन लगा दिया था ये। तो चूंकि कोई भी फंक्शन और उसका गॉफ या फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एक दूसरे का इन्वर्स होगा तभी ये संभव है। तो इसका मतलब इन्वर्स से सवाल है। तो एक लाइन अगर आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है, नहीं जानते तो फंसता हो। नोट करो इसको। W is set of whole number ठीक है। ठीक है, F1 अगर लिखेंगे तो 1 तो ऑड है, ऑड में ये फार्मूला लगेगा 1 माइनस 1 0, 1 का 0, ठीक है। 0 इवन कंसीडर होता है, 0 प्लस 1 1, ठीक है। F2 इवन कंसीडर होता है 3, F3 ठीक है, F4 F5 ठीक है। इसमें साफ तौर पे दिख रहा है बाई एडजेसेंट डायग्राम F is 1 1, test of on 2, range of F क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। तो साफ तौर पे क्या दिख रहा है F is on 2, F is 1 1 and on 2, F inverse adjust। यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि F इनवर्स जो है वो क्या है is itself। क्यों? क्योंकि फिर से देखिए अगर इसको उल्टा कीजिएगा तो 1 का 0 0 का 1, 2 का 3 3 का 2, ठीक है, 5 का 4 का 5 5 का 4, फिर साफ तौर पे तो दिख ही रहा है। नोट कर लीजिए मिसलिनियस जो एनसीईआरटी का दिया, मिसलिनियस एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है उसमें 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी उसके बाद कंपोजिट फंक्शन रिलेशन का दिया हुआ है और बाइनरी ऑपरेशन का दिया हुआ है।
सातों आपसे बन जाएगा। यानी थ्योरिटिकल जितने भी सवाल हो सकते थे वो सारे थ्योरी वाले सवाल सब बना दिए हैं, ठीक है। अब जो आपको मज़ा आ जाएगा, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक्स हो सकते थे फंक्शंस के, वो सारे एक लाइन में निकल गया। आप पीरियोडिसिटी वगैरह आप इंजॉय करेंगे, इवन फंक्शन है, पीरियोडिसिटी है, फिर कुछ और अलग से सवाल बनाएंगे, कुछ सिमेट्रिसिटी के क्वेश्चंस बनाएंगे, अब इंजॉय करेंगे। इतना दूर तक जो था ना वो कंप्लीट थ्योरी था। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का लॉगरिथम भी पढ़ सकते हैं, जिनको लॉगरिथम में प्रॉब्लम होगा तो लॉगरिथम कल से अपलोड कर रहे हैं। और 25 तारीख से आपको बताएं कि ऑफिस वगैरह खुल जाएगा, फिर बैच का स्ट्रैटेजी वगैरह क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो उस हिसाब से बैच फॉर्मेशन का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा 25 तारीख के बाद से। आप लोग क्या करेंगे, जब तक आपका आराम से नेक्स्ट वीक तक 25 से पहले ही आपका पूरा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। लिमिट्स भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि तब तक निकल जाए, और कंटिन्यूटी से आपका सारा चैप्टर रेगुलर जो है ना वो 12th का है, और वहाँ से चीज़ें आपके फेवर में आने लगेगा। आपका फंक्शन और लिमिट्स, ये दो सबसे मेन और सबसे बेसिक टॉपिक यही दोनों है, यही दोनों को संभालना है। जिसमें से फंक्शन आपका जो सबसे मुश्किल वाला जो पोर्शन था ना वो आज अभी ख़त्म हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो सब सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जो कि आपको मज़ा भी आएगा, आसान भी लगेगा। नेक्स्ट क्लास में